नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम इग्नू के MSD 24 यूनिट को पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने इसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज इसका यूनिट 3 हम देखेंगे, जिसका नाम है नीति, काव्य परंपरा और रहीम। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इसकी प्रस्तावना। तो मानव जीवन को जानने समझने की प्रक्रिया में मनुष्य अपने अनुभव और व्यवहार के आधार पर कुछ सिद्धांतों और निर्देशों का प्रतिपादन करता है। सामान्य जीवन, रहन सहन, राजनीति, समाज व्यवहार आदि से संबद्ध ये निर्देश अथवा सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज के हित में मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें हम अपने अनुभवों से सबसे ज़्यादा उसमें से हम सीखते हैं, और इन्हीं अनुभव के आधार पर हम कुछ नियम भी बनाते हैं, जैसे कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए या फिर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि राजनीति या समाज में हमें कैसे सहायता, अपना योगदान देना चाहिए। और ये जो नियम है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं ताकि हमारा और हमारे समाज दोनों का ही भला हो सके। ये पथ प्रदर्शक सूक्तियाँ ही नीतिपरक सूक्तियाँ कहलाती हैं, जो मनुष्य को समय समय पर उनके कर्तव्य या सामान्य व्यवहार का बोध कराती है। भारतीय साहित्य में नीति काव्य की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। वैदिक साहित्य, पुराण, संस्कृत साहित्य, विविध दर्शन संबंधी ग्रंथ, कथाओं आदि के अंतर्गत नीति काव्य को देखा जा सकता है। हिंदी काव्य परंपरा में आदिकाल और मध्ययुगीन साहित्य में नैतिक सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन दृष्टिगत होता है। अब सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि नीति क्या है। अगर हम इसे सरल शब्दों में जानें तो वह छोटी छोटी बातें या फिर वह सुविचार जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें ही हम नीतिपरक सूक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें कि हम जो है सबके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। ये जो है हमें नीतियाँ याद दिलाती है, नीतियों से हमें ये पता चलता है। साथ ही हमारे भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही ऐसी शिक्षापरक कविताएं और बातें लिखने की एक बहुत लंबी और पुरानी जो है परंपरा रही है। आगे इसमें हमें बताया गया है कि जब हम अपने इतिहास को देखें, चाहे हमारे वेद हो या पुराण हो या फिर संस्कृत की पुरानी कहानियाँ हो, इन सभी जगहों पे हमें जो है नैतिक बातें सिखाई जाती है। जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी तब भी कवियों ने अपनी रचनाओं में ये ज़रूर बताया था कि जो इंसान है उसको वैचारिक और नैतिक रूप से कैसा होना चाहिए। आगे देखें, रहीम मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। नीति संबंधी उनके दोहे जीवन के गहरे अनुभव से उपजे हैं। अपनी मार्मिकता और जीवन अनुभव से निश्रित गहन गंभीर विचारों के कारण उनकी उक्तियाँ जनमानस में अत्यंत प्रचलित है। अब जब हम इस परंपरा में देखें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो हमें रहीम का दिखाई देता है। रहीम जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं वो किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्होंने उसमें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बहुत गहराई से महसूस किया और देखा उसे इन्होंने दोहों में पिरो दिया था। और इनकी जो वो बातें हैं वो सीधे दिल को छूती है। इसीलिए आज भी जब हम लोग दोहों को पढ़ते हैं इनके, तो वो हमें अपनी रोज़मर्रा की बातचीत जैसे दिखाई देते हैं। रहीम में धार्मिक उदारता थी। दरबारी संस्कृति का अंग होते हुए भी उन्होंने सामान्य जीवन की वास्तविकताओं और मानव स्वभाव को जो है प्रस्तुत किया है। और जो रहीम जी थे, इनकी सबसे बड़ी और सबसे खास विशेषता ये थी कि ये जो थे बहुत ही उदार दिल के इंसान थे। ये राजा के दरबार में रहते थे और ठाठ बाट के बीच रहते थे, लेकिन फिर भी इनका जुड़ाव जो है हमें ज़मीन से देखने को मिलता है। इन्होंने आम आदमी की परेशानियों, उनके इंसानी स्वभाव और व्यवहार की बारीकियों को बहुत सरल भाषा में समझाया, और उनके दोहे हमें सिखाते हैं कि असल ज़िंदगी में जो है इंसानियत क्या होती है। आगे देखें, परिवेश आदि का गंभीर चिंतन मनन किया, जांचा परखा और अपनी उक्तियों में सामान्य जन के लिए मार्ग निर्देशों एवं जीवन यापन की शैली को प्रस्तुत किया। इस इकाई में नीति काव्य परंपरा का परिचय देते हुए उसमें रहीम के महत्व के संदर्भ में विचार किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है रहीम ने अपने आसपास के माहौल को बहुत गहराई से समझा और उसे परखा भी था। इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी बातों और दोहों के जरिए जो है आम लोगों के लिए एक गाइड की तरह हमारे सामने पेश किया, ताकि हम ये जान सकें कि जीवन जीने का जो सही तरीका है वो क्या है। और आज की जो हम क्लास देखेंगे उसमें हम यही समझेंगे कि जो नीति वाली कविताएँ हैं वो क्या होती हैं और इसमें रहीम जी का कितना बड़ा योगदान है और कैसे है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना 3.2 टॉपिक, जिसमें है नीति का अर्थ एवं स्वरूप। यहाँ देखिए, मनुष्य जीवन में अतः प्रवेश कर
उसको समस्त अभिप्रायों में जानना चाहता है। जीवन को जानने समझने की प्रक्रिया में अर्जित अनुभवों के आधार पर वह कुछ ऐसे विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देते हैं जो मानव जीवन को अनुशासित कर व्यष्टि और समष्टि हित में उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंसान जो है वो हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी का मतलब समझना चाहता है। जब हम बड़े होते हैं और दुनिया को देखते हैं तो अपने अनुभवों से हम कुछ नियम बना लेते हैं, और ये जो नियम है जो हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, इससे न केवल हमारा भला होता है बल्कि इनसे पूरे समाज को फ़ायदा होता है। और यही वो सिद्धांत है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में जो है मदद करते हैं, जो निर्देश देते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, दुनिया कैसी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य कोश में नीति को इस तरह परिभाषित किया गया है: समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि को उचित रीति से प्राप्त करने के लिए जिन विधि निर्देश, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि नियमों का विधान देश काल तथा पात्र के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति शब्द से अभिहित करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो नीति है वो हमें ये बताती है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए और उसका बर्ताव कैसा हो, साथ ही साथ हमारा जो समाज और दुनिया है वो इसे कैसे देखे। इसीलिए हिंदी साहित्य के अनुसार समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए जो नियम बनाए गए वही नीति है। इसमें यह सिखाया जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां, जैसे कि हो गया धर्म या पैसा कमाना जिसे हम अर्थ कहते हैं, या फिर काम यानी हमारी इच्छाएं, और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, इन सबको सही तरीके से हासिल कैसे करना है। तो ये नियम जो है वो समय और स्थिति के हिसाब से हमेशा बदलते रहते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। आगे देखिए, शाब्दिक दृष्टि से नीति शब्द संस्कृत की प्रेरणार्थक धातु नी से निर्मित है, जिसका अर्थ है ले जाना यानी कि रास्ता दिखाना। इस दृष्टि से नीति का अर्थ मार्गोपदेशक नियम के रूप में व्यंजित होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो नीति शब्द है ये आखिरकार आया कहाँ से। तो इसमें हमें बताया है कि अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो नीति शब्द है ये संस्कृत की जो है एक प्रेरणार्थक धातु नी से बना हुआ है, और इसका सीधा जो सरल अर्थ होता है वो होता है ले जाना या फिर किसी को रास्ता दिखाना। तो आसान शब्दों में कहें तो नीति का अर्थ है वह नियम जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। शब्दार्थ कौस्तुभ में लोक परलोक संबंधी उपाय जिसके द्वारा सिद्ध किए जाते हैं उसे नीति कहा गया है। नियते संलभ्यते उप्यदायः एहि कामाश्मि कार्या व अनपम। अब यहाँ पे एक बताया गया है कि एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है शब्दार्थ कौस्तुभ। इस ग्रंथ में हमें नीति को और सुंदर तरीके से जो है समझाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि वह उपाय या फिर वह तरीका जिससे हम इस लोक से मतलब हो गया यानी कि हमारी इस दुनिया में, और इसी के साथ साथ परलोक, इन दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नीति कहते हैं। ऐसा बताया गया है शब्दार्थ कौस्तुभ ग्रंथ में। यहाँ पे मतलब ये है कि नीति हमें वह रास्ता बताती है जिससे हमारे आज के काम भी बहुत सफल तरीके से हो जाए और भविष्य भी जो है हमारा सुधर जाए। नीति मंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता दयाद्वैत ने कर्तव्य अकर्तव्य को स्पष्ट करने वाली विवेक ज्योति को नीति कहा है, एवं कर्तव्यमेव न कर्तव्य मिथ्यात्मको यो धर्मः सा नीति। अब यहाँ हमें बताया गया है एक और विद्वान हुए जिनका नाम था देवविद्वेद। इन्होंने क्या किया, इनका एक ग्रंथ है नीति मंजरी। इसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने बताया कि जो नीति है वो हमारे दिमाग की वह विवेक रूपी रोशनी है जो हमें यह साफ साफ बता देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी जो धर्म हमें यह सिखाए कि हमारा कर्तव्य क्या है और यह मुझे करना है या नहीं करना, वही जो है एक असली रीति है या फिर असली नीति है। आगे देखें, जीवन की गहरी जांच पड़ताल और गहन अनुभूति से निश्रित नीति परक सुक्तियाँ जीवन की स्मृति का अंग बन जाती हैं। जबान पर चढ़ी ये सुक्तियाँ मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराती हैं, समय समय पर सामाजिक आचार व्यवहार को अनुशासित और नियंत्रित करती हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो नीति है इसमें नीति वाली बातें जो है वो कोई अचानक से नहीं बन जाती। ये कैसे बनती है, जब लोग जिंदगी को बहुत गहराई से जीते हैं और साथ ही साथ कड़वे और मीठे अनुभव महसूस करते हैं, तब ये छोटी छोटी बातें निकल कर सामने आती हैं। और यही बातें जो है इतनी असरदार होती हैं कि जब सबकी ज़ुबान पर ये जो है चढ़ जाती है। साथ ही साथ ये हमें हर पल की याद दिलाती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। साथ ही ये समाज में हमें कैसे तमीज़ और अनुशासन से रहना चाहिए ये सब भी सिखाती है।
नीति वस्तुतः सफल जीवन यापन की चिंतन प्रधान कला है, उन सिद्धांतों या जीवन सूत्रों का प्रतिपादन है जो मनुष्य को लोकाचार का शिक्षण देते हैं। इसीलिए व्यक्ति के परिस्थिति सापेक्ष आचारों से संबंधित तत्व दर्शन को नीति कहा गया है। अब यहाँ पे हमें नीति का मतलब बताया गया है, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो नीति का मतलब है वो है सफलता से जीवन जीने का तरीका। नीति एक ऐसी कला है जो हमें ये सिखाती है कि समाज में सबके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। इसे हम परिस्थिति का दर्शन भी कह सकते हैं नीति को, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि अलग अलग हालातों या अलग अलग परिस्थिति में जो एक इंसान है उसको किस तरह से पेश आना चाहिए। मानवीय जीवन में सत्य शिव सुंदर की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस तत्व दर्शन की महती आवश्यकता ही लोकाचार और लोक व्यवहार में मूल्यों की चिरंतन उपस्थिति के लिए नीति निर्देशन जरूरी है। शुक्र नीति में नीति की महत्ता को इस रूप में वर्णित किया गया है, जिस प्रकार देहधारियों के प्राण अन्न के बिना जीवित नहीं बच सकते, उसी प्रकार समुचित लोक व्यवहार नीति के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ में बताया गया है कि हमारे जीवन की जो सच्चाई है, अच्छाई है और सुंदरता है, इसको लाने के लिए नीति जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में अच्छे संस्कार और वैल्यूज़ जो है वो हमेशा बनी रहे, तो हमें नीति के रास्तों पर ही चलना होगा। शुक्र नीति नाम का एक ग्रंथ है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमारा शरीर बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ये जो हमारा समाज है और लोग हैं, इन लोगों के बीच जो व्यवहार है वो बिना नीति के जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे हमें एक श्लोक दिया गया है, सर्व लोक व्यवहार स्थिति नोत्या बिना नहीं, यथा शनि विरना देह स्थितिन स्याही देहिना। इस श्लोक का अर्थ देखें तो इस श्लोक का अर्थ है, इसमें बताया गया है कि दुनिया का कोई भी जो काम है या व्यवहार है वो नीति के बिना टिक नहीं सकता। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया गया है कि जैसे बिना भोजन के शरीर खत्म हो जाता है, वैसे ही बिना नियम के जो है नीति के ये दुनिया और हमारा समाज बिखर जाता है। इसीलिए जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए नीति बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें इस श्लोक के जरिए कहा गया है। आगे देखें, नीति के विविध आयाम हैं। नीति का संबंध व्यक्तिगत जीवन से भी है और सामूहिक जीवन से भी। देश काल के आधार पर नीति के अनेक भेद उपभेद किए जाते हैं। मोटे तौर पर आचार्यों ने नीति को धर्म नीति, अर्थ नीति, काम नीति और मोक्ष नीति, इन चारों वर्गों में विभाजित किया है। अब हम नीति के दायरे को बढ़ाएं और देखें कि जो नीति है ये सिर्फ हमारी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है। समय और स्थान, इन दोनों के हिसाब से इसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसे मुख्य रूप से जो है 4 हिस्सों में बांटा है। पहला बताया इन्होंने धर्म नीति, ठीक है। अगर हम धर्म नीति की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है कर्तव्य के लिए, वह नीतियाँ जो कर्तव्य के लिए होती है। सेकंड, इसमें हमें बताया गया है अर्थ नीति। अगर हम अर्थ नीति का मतलब जाने तो इसका मतलब हो गया पैसा और साधनों के लिए। तीसरी हमें बताई गई है यहाँ पे काम नीति। काम नीति का मतलब हो गया हमारी इच्छाओं के लिए जो नीति होती है वो। और चौथा हमें बताया गया है मोक्ष नीति। मोक्ष नीति हो गई मुक्ति पाने के लिए नीति। तो मुख्य रूप से हमें जो है 4 प्रकार की नीतियाँ देखने को मिलती है, धर्म नीति, अर्थ नीति, काम नीति और मोक्ष नीति। और ये चारों नीतियाँ मिलकर हमारे जीवन को पूरा करती हैं। समूचे विश्व के परिदृश्य में देखें तो संत, पीर, महापुराणों ने सदैव सुखी, सुंदर और स्वस्थ समाज की परिकल्पना का स्वप्न देखा। करुणा, प्रेम, परोपकार, त्याग और नैतिकता, इनके उपदेश देकर अपनी सदिच्छाओं के अनुरूप उसे ढालने की कोशिश की। इस उद्देश्य से नीति काव्यों का सृजन हुआ। यहाँ पे हमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी संत हैं या महापुरुष हैं, उन्होंने सबको एक ही सपना जो है दिखाया। वो ये था कि एक ऐसा समाज जहाँ पर कोई भी दुखी ना हो, सभी लोग जो है वो सुंदर हो, खुश हो और सभी स्वस्थ रहते हो। उन्होंने हमें प्रेम, दया और दूसरों की मदद करना ये सब भी सिखाया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इन्हीं अच्छी सोच को जो है दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस कविता का सहारा लिया उसे ही हम नीति काव्य कहते हैं। काव्य के माध्यम से नीति की अभिव्यक्ति मानवीय चेतना को आसानी से प्रभावित करती है। प्रायः जिस काव्य का उद्देश्य नैतिक संदेश देना हो उसे नीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। नीति काव्य को उपदेशात्मक काव्य का पर्याय भी माना गया है। नीति काव्य में विचार पक्ष सशक्त होता है। अब सीधी सीधी बात बोलने से अच्छा है कि उसे कविता या काव्य के माध्यम से कह दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है तभी हम कोई बात समझते हैं।
तो ये जो संत और महात्मा है, अगर किसी बात को बहुत सीधे सीधे कह देंगे तो लोगों पर वो गहरा प्रभाव नहीं छोड़ती। इसीलिए नीति काव्य के जरिए उन बातों को कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जिस कविता का मुख्य उद्देश्य हमें कोई नीतिपरक सीख देना या कोई संदेश देना होता है, उन्हीं कविता को हम नीति काव्य कहते हैं। इसे हम उपदेश देने वाली कविता भी कह सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है ना, उपदेशात्मक काव्य यानी कि उपदेश देने वाला काव्य। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है विचारों की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। नीति काव्य की महत्ता यह है कि मानवीय हित के सार्थक और व्यवहारिक विचारों का संवहन होता है। काव्य की सरसता में प्रौढ़ और सशक्त विचारों का सन्निवेश जीवन जीने के सूत्र सिखाता है। जीवन ज्ञान की धारा बहती है और इस धारा में कर्तव्य परायणता का संदेश होता है। यह संदेश मानव मन में विवेक पैदा करता है। वस्तुतः नीति काव्य मानवीय संलग्नता और मानवीय चिंता से उपजा ऐसा काव्य है जो मनुष्य को अपने ढंग से जागृत करता है और साथ ही साथ सावधान करता है। अब हमें ये बताया गया है कि जो नीति काव्य ये महत्वपूर्ण क्यों है। नीति काव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें हवाई बातें नहीं बताता, बल्कि ये काम में आने वाले जो व्यवहारिक विचार होते हैं वो हमें देता है। जब कविता की मिठास से ये गहरे विचार मिलते हैं तो हमारा जीवन जीने का जो असली मंत्र है वो हमें मिल जाता है। नीति काव्य हमें ये सिखाता है कि हमें अपना फर्ज कैसे निभाना चाहिए, और ये हमारे दिमाग को जगाता है और हमें सावधान करता है कि गलत रास्ते पर ना जाए। असल में यह इंसान की भलाई के लिए लिखा गया एक वह साहित्य है जो हमें एक बेहतर और जागरूक इंसान बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में काव्यत्व की दृष्टि से नीति काव्य को पद्य, सूक्ति और काव्य इन 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला वह स्वरूप है जिसमें केवल पद्यात्मकता है। दूसरा वह स्वरूप है जिसमें चमत्कार होता है, जिसके पढ़ने पर मन सुलग उठता है और हृदय फड़क उठता है, परंतु इसमें रसानुभूति का प्रायः अभाव रहता है। और तीसरा वह रूप है जिसमें रसमय काव्य के जो है दर्शन होते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने नीति काव्य को 3 तरह का काव्य बताया है। पहला काव्य वो बताया जिसमें वह कविताएं होती है जो बस छंद या पद्य के रूप में लिखी गई होती है। दूसरी वह बताई जिसमें बातें जो है वो बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली होती हैं, जिन्हें पढ़कर हमें जो है जोश आ जाता है और हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। पर इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में जो दूसरे तरह की बताई है उसमें भावनाओं का जो रस है वो थोड़ा कम हमें दिखाई देता है। और जो तीसरी श्रेणी इन्होंने बताई वो यह बताई कि जहाँ नीति की बातें बहुत ही रसीली और सुंदर कविता के रूप में जो है हमारे सामने आती हैं। सभ्यता के प्रारंभिक चरण से नीति जो है वो मानव जीवन का नियमन करती आई है। जीवन के पथ प्रदर्शन की भूमिका में भारतीय नीति काव्यों के योगदान की चर्चा प्रायः सराही जाती है। अब जब भी हमें मानव की सभ्यता जो है शुरू दिखाई देती है, तभी से हम नीति को अनुशासन मानकर चलते हैं, और हमारी जो ज़िंदगी है उसको सही दिशा दिखाने के लिए भारतीय नीति काव्य का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से नीति ही हमें अनुशासन में रहना सिखा रही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है कि हमारे समाज के लिए इस नीति काव्य के अनेकानेक छंद और छंदांश लोकोक्ति बन गए हैं और जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में वह जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं एवं उसके कंधे पर हाथ रखकर सुख दुख में उचित मार्ग के अनुकरण की प्रेरणा देते हैं। अब एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी, उन्होंने इस पर अपना मत दिया। अपना मत देते हुए उन्होंने ये बताया कि हमारे समाज के लिए जो नीति काव्य हैं, इस नीति काव्य के अनेकों छंद और छंदांश जो है वो लोकोक्ति बन गए हैं और हमारे जीवन में प्रायः सभी क्षेत्रों में ये हमारी मदद करते हैं समस्या सुलझाने में। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीति काव्य है इसमें बहुत से दोहे और पंक्तियाँ ऐसी हैं जो आज हमारे समाज में कहावतें बनकर प्रसिद्ध हो गई हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो ये पुरानी बातें हमें रास्ता दिखाती हैं और ये नीति काव्य बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह हमारे कंधे पे हाथ रखकर जो है हमें सुख और दुख दोनों में ही सही रास्ते पर चलने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे की यूनिट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।